गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम आज सीखेंगे कि जीएसटी क्या है और जीएसटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जीएसटी हमारे देश में क्यों लाया गया और इसको लागू करने के पीछे का जो मेन जो मोटिव था हमारे गवर्नमेंट का वो क्या था, इस चीज़ के बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। ये जीएसटी क्या है? देखिए, जीएसटी को समझने से पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं हम लोग। जीएसटी का मतलब है जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर हमारा होता है टैक्स। यानी इसको हम ये कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा अगर हम ले रहे हैं और उस वस्तु और सेवा को लेने के बदले में, यानी गुड्स और सर्विस को लेने के बदले में अगर हम कोई भी अमाउंट पे करते हैं तो उस पर हमें एक पे करना होता है जो कि सीधा सीधा गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। ठीक है, और इसी टैक्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना जरूरी है कि टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती क्यों है और टैक्स एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, पहले तो टैक्स हमारे देश में कितने तरह के टैक्स हैं? दो तरह के टैक्स है हमारे देश में। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है वो इनमें से कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें आता है आपका इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स। यानी हम अपने भारत में जो भी इनकम करते हैं उस इनकम पर जो हमें टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को साल में एक बार, पूरे साल जो आपने इनकम किया उस पूरे साल के इनकम पर जो आपको टैक्स पे करना होता है उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, यानी हिंदी में इसको कहें तो आयकर। ठीक है, ये हमारे देश का डायरेक्ट टैक्स है। और दूसरा जो टैक्स है हमारे देश का वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इसी के अंदर आता है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर या समझ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी जो है हमारे देश का कौन सा टैक्स है तो आप ये कह सकते हो कि हमारे देश का इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सीधा हमारे इनकम पे नहीं लगता, बल्कि हम जो इनकम करते हैं और उस इनकम को जब हम क्या करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए जब खर्च करते हैं किसी गुड्स और सर्विस पर, तो उस पर हमें जो टैक्स पे करना होता है वो हमारा जीएसटी कहलाता है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स ना कह करके हम इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहता है, क्योंकि इनकम जो हम कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट है और उस इनकम को जब हम अपनी सुविधाओं के लिए जो गुड्स और सर्विस हम लेते हैं उस पर जो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। जीएसटी जो है पहली बार हमारे भारत में कब आया? तो पहली बार हमारे भारत में जीएसटी आया या जीएसटी लागू आप कह सकते हो 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 को पहली बार हमारे देश में जीएसटी कानून जो है वो लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहला जो राज्य था भारत का वो था असम, जिसने अपने यहाँ जीएसटी के कानून को लागू किया, सबसे पहला राज्य। और सबसे आखिरी जो राज्य था वो था जम्मू एंड कश्मीर, जो कि सबसे आखिरी में अपने राज्य में जीएसटी लागू किया, जो कि आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जब से वहां से 370 वाली धारा जब से हटी है तब से जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य नहीं है, बल्कि वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा जो देश है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके एक पूरा देश बनता है भारत। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थे। अब हम आते हैं कि सर जीएसटी के अंदर कुछ बनाए गए हैं एक्ट, यानी कि सर अधिनियम, कुछ एक्ट बने हुए हैं। जैसे कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं? तो जीएसटी के अंदर है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ये 4 एक्ट हमारे भारत में जीएसटी के अंदर बने हुए हैं। एक्चुअली जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। हमारे भारत का जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है वो है डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से, इसीलिए इसको कहते हैं कैनेडियन मॉडल। हमारे देश के जीएसटी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैनेडियन मॉडल। कनाडा से लिया गया, क्योंकि अब ये डुअल का मतलब क्या है? डुअल का मतलब होता है डबल। अच्छा, डबल हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे भारत में जो भी जीएसटी चार्ज किया जाता है उसका 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और बाकी का जो 50% है वो जाता है
स्टेट गवर्नमेंट को। यही कारण है कि हमारे भारत में जो जीएसटी लगा है उसको हम लोग डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये दो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या होता है 50-50% बांट दिया जाता है। अब वापस आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी था, इसको याद रखिएगा कि मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए जीएसटी के अंदर ट्रांजेक्शंस, कितने तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स मतलब होता है लेन देन, जो हम वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विस लेते हैं, देते हैं, ठीक है ना, पैसों के बदले में, उसको कहते हैं हम ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, एक होता है इन स्टेट ट्रांजेक्शन, और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हम किसको कहते हैं? स्टेट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो विदिन अ स्टेट हो, जो विदिन अ स्टेट हो। विदिन अ स्टेट का मतलब होता है जो एक ही राज्य के अंदर किया जाए, यानी कि खरीदने वाला पर्सन और बेचने वाला पर्सन दोनों ही अगर एक ही राज्य से बिलोंग करे, यानी खरीदने वाला भी यूपी का और बेचने वाला भी अगर यूपी का है, तो इन दोनों के बीच जो लेन देन होगा उसे हम कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहेंगे। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी इसका ये मतलब हुआ कि सर जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी खरीदने वाला मान के चलिए यूपी से है और बेचने वाला अगर एमपी से है, यानी एमपी से है, इसका ये मतलब है कि रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में इन दोनों का, एक का यूपी से है और दूसरे का एमपी के राज्य से रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, तो इन दोनों के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे क्या? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझने के लिए ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी होंगी, क्योंकि इनका यूज जो है, इनको क्लासिफाई जो किया गया है वो इसी के हिसाब से किया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सीजीएसटी, और फिर मैंने क्या कहा था? एसजीएसटी, और फिर मैंने कहा यूटीजीएसटी, और फिर मैंने क्या कहा? आईजीएसटी। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर मैंने पिछले स्लाइड में मैंने क्या कहा था? पहला जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है? वो है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, है ना। इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन होता है इसका क्या मतलब बताया मैंने? इसके विदिन अ स्टेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि खरीदने और बेचने वाले दोनों का जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही स्टेट में हुआ हो दोनों के बीच, और दोनों का रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का है वो भी सेम स्टेट में होना चाहिए। जब भी ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है? वहां पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब भी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट के अंदर अगर हो तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर एसजीएसटी के जगह पर यूटीजीएसटी भी लग सकता है। अगर हम ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में ना करके अगर सेम यूनियन टेरिटरी में अगर कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा तो सुन लीजिए ध्यान से। यूनियन टेरिटरी में हमारा आएगा दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दामन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, अभी नया जो बना है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है ये हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है और वो अंडमान एंड निकोबार में रहता है, खरीदने वाला भी अंडमान एंड निकोबार का है और बेचने वाला भी अंडमान एंड निकोबार का है, तो ऐसे में क्या हुआ कि स्टेट नहीं है बल्कि ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो जब सेम यूनियन टेरिटरी में ट्रांजेक्शन अगर होगा, लेन देन करने होगा, तो उस केस में सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? यूटीजीएसटी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि हमारे यूनियन टेरिटरी जो है उनमें से तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी क्या है? खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा खुद की है। इनमें ये तीन यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुडुचेरी, और तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे भारत में जो यूनियन टेरिटरीज होने के बावजूद भी इनका जो है
खुद का क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अगर इन 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर होता है, कौन सा ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन अगर होता है, तो यहाँ पर CGST के साथ यूपी GST नहीं लगेगा, बल्कि CGST के साथ SGST ही लगेगा। ये रूल है इन 3 यूनियन टेरिटरीज के लिए, क्योंकि इनके खुद के क्या है, विधानसभा है। तो ये यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी एक स्टेट के रूप में इनको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर CGST के साथ SGST ही लगता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है इन 3 को छोड़ करके, वहां अगर ट्रांजेक्शन होगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो वहां CGST के साथ यूपी GST लगेगा। ये CGST और SGST हो गया। ये क्या है, ये 50-50% होता है, क्योंकि GST के अंदर क्या है, कुछ रेट्स बने हुए हैं, जिन रेट्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को बांटा गया है। जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और सबसे हाईएस्ट जो है पूरे दुनिया में वो है भारत का, वो है 28%, 28%। ठीक है, इन अलग अलग रेट्स में GST के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया गया है, बांटा गया है। और वैसे कुछ गुड्स हैं जो बहुत नेसेसरी वाले गुड्स हैं, उनको 0% में रखा गया है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो नेसेसरी है लेकिन उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी गई, पैकेट करा दिया गया उसके ऊपर, तो वो 5% के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम लोग खरीदते हैं, हम लोग चावल खरीदते हैं, अगर खुला हुआ चावल दुकान से लेके आएंगे तो उस पर कोई GST नहीं, लेकिन वही अगर आप पैकेट वाला चावल खरीद करके लेके आइए तो उस पर क्या लग जाएगा, आपका 5% का GST चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ब्रांडिंग कर दी गई, उसके ऊपर पैकेट चला दिया गया। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से अलग अलग रेट बने हुए हैं। अब अगर मान लीजिए सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ, तो आधा CGST को जाएगा, आधा SGST को जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा और वो इस कैटेगरी में आता है, 12% वाले कैटेगरी में आता है, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 6% किसको चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये रूल है GST के अंदर, क्योंकि GST को हम लोग ने शुरू में पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा या देखा कि GST क्या है, डुअल कॉन्सेप्ट है, डुअल GST कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिवाइड होगा इक्वली। ठीक है, तो हम आते हैं, ये तो हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे। तो सर इंट्रा स्टेट पे जब CGST, SGST और यूटी GST लगता है, तो का बच क्या गया सिर्फ यहाँ पर, IGST। अब IGST कहाँ लगेगा, तो IGST लगेगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या लगता है, इंटर स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, तो वहां पर ना तो CGST लगता है, ना SGST लगता है और ना ही यूटी GST लगता है, वहां पे लगता है IGST। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, IGST। IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, कुछ लोग इसको इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी समझते हैं, बट ये इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि हम इंडिया के GST सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनेशनल कहाँ से आ सकता है कि नहीं है। तो हम इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सर मिक्सचर ऑफ CGST और SGST। इट मीन्स जो आधा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा था, अब वहां पर ये आधा और आधा नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस पूरे परसेंटेज में से हाफ परसेंटेज किस स्टेट को देना है, खरीदने वाले स्टेट को देना है या बेचने वाले स्टेट को देना है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में, अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ उसको समझाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा ये क्लास, है ना। तो इसको बाद में समझेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस स्टेट को, क्योंकि मैंने कहा एक स्टेट बेच रहा है, दूसरा स्टेट खरीद रहा है, तो कौन सा स्टेट क्या करेगा, इसे लेगा। मतलब जो 50% है, जैसे मैंने बोला ना कि आधे पे किसका अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, आधे पे किसका अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। बट IGST के रूप में पूरा का पूरा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, मान लो 12% कलेक्ट हुआ, तो ये किसको जा रहा है। लेकिन जबकि रूल तो ये कहता है GST का कि 50% किसके पास आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर 2 स्टेट, यानी कि सर 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, है ना। अब इसमें कहना कि 2 बिल्लियां जब लड़ती हैं तो उसमें लाभ किसका हो जाता है, बंदर का हो जाता है। तो यहाँ पर हम बंदर का एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि 2 बिल्लियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए, बीच में एक मीडिएटर आएगा जो डिसाइड करेगा कि किसको आधा जो है 50% वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसको अगली क्लास में समझेंगे। अब बाकी का जो और कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। GST के ये जो अलग अलग रेट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया।
अब इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जीएसटी के आने से दुकानदारों को क्या फायदा हुआ है, बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ है और हमारे देश को क्या फायदा हुआ है, ये समझते हैं। जीएसटी के आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट सर, हमारे देश में जो काला धन जनरेट हो रहा था इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर, क्योंकि जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स हमारे देश में, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा क्या करता था, काले धन को जनरेट करने में मदद कर रहा था। क्यों? क्योंकि जीएसटी से पहले का जो टैक्स सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, वो ऑफलाइन था। और जब ऑफलाइन था तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस बने हुए थे और छोटे छोटे कार्यालय में, छोटे छोटे ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग लोग टेबल पर बैठ करके क्या करते थे, टेबल के नीचे से पैसों का लेन देन करते थे। अगर एक दुकानदार टैक्स पे करने जाता था कलेक्ट करने के बाद, या दुकानदार तो कई बार पे ही नहीं करता था, जब टैक्स पे करने की बात आती थी, जब हम ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पे ऑफिसर्स हमें मिलते थे और ऑफिसर्स कहते थे कि आप 500 दे दो, हम आपका 15,000 का मैटर क्या करेंगे, चलता देंगे। तो 15,000 जो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए वो 500 से 1000 में ही क्या होता था, तलट करके रह जाता था, जिसके चलते ये ब्लैक मनी जनरेट होती थी और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो गवर्नमेंट को धीरे धीरे इस चीज का समझ आया कि इससे नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे देश में लगा है इसका बहुत बड़ा नुकसान हो, और ब्लैक मनी लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। दुकानदार पक्का बिल नहीं दे रहा है, और अगर बिल दे भी रहा है तो कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा है कि उससे कितने टैक्स चार्ज कर लिए गए। तो ये सारी जो समस्याएं थी, समस्याओं को खत्म करने के लिए डिसाइड किया गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जिस कॉन्सेप्ट को लाने से एक तो पारदर्शिता आए, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर एक ऐसा सिस्टम हो कि जब भी बिल जनरेट हो एक दुकानदार के द्वारा तो सीधा उसका रिकॉर्ड किसके पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास चला जाए। और यही कारण रहा कि जीएसटी को पूरा का पूरा जीएसटी का सिस्टम क्या कर दिया गया, ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया गया। अब जीएसटी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल, आप अपने लैपटॉप घर में बैठ करके, अपने लैपटॉप से कोने में बैठ करके आप जीएसटी के पोर्टल पे blue.gst.gov.in करके अगर आप इस पोर्टल पे जाते हो तो इस पोर्टल पे आपको, ये भारत का जीएसटी पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको जीएसटी से संबंधित हर तरह की समस्याएं जो है आपकी सुलझा दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर चले जाइए, जीएसटी पे करना है, इस पर चले जाइए, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको एक लॉगिन पासवर्ड और आईडी आपको मिल जाएगा तुरंत, और आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको उससे लॉगिन करके को जीएसटी पे करना है, जितना भी पे करना है सब कुछ उस पर दिखाएगा। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करोगे कि क्या सामान आपने बेचा है और क्या आपने खरीदा है पूरे महीने भर में, उसका अपलोड करिए, अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा कि आपकी कितनी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया कहीं ना कहीं। तो इससे ब्लैक मनी क्या हुआ, अब धीरे धीरे असत्य हो, खत्म तो नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्लैक मनी खत्म कर सकते, तो ब्लैक मनी खत्म नहीं हो सकता, तो काला धन खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया है, बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। तो पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि जीएसटी के आने से सर हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं अब बढ़ गए हैं भारत में आना। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर हमारे भारत में नहीं आएंगे तो इससे क्या होगा कि फॉरेन की करेंसी हमारे भारत में नहीं आएगी, और जब फॉरेन की करेंसी हमारे भारत में नहीं आएगी तो उससे नुकसान किसका होगा, इंडियन इकोनॉमी का होगा, भारत की अर्थव्यवस्था का होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर आपको स्ट्रांग बनानी है तो उसके लिए बाहर के इन्वेस्टर्स को अपने देश में लाना ही पड़ेगा। जैसे भारत भी दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है तो उसका फायदा भारत को नहीं मिलता, उसका फायदा किसको मिलता है, उस देश की इकोनॉमी को मिलता है। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी कि अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि बाहर का इन्वेस्टर लालच में हमारे देश में आए। तो सवाल ये था कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि देखिए जीएसटी से पहले जो सिस्टम था उसमें जब क्या कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे जब वो भारत में आते थे और अपना इन्वेस्टमेंट करते थे किसी एक सिटी में, जैसे मान लीजिए बैंगलोर में आ गए, वो बैंगलोर अब कर्नाटका में आता है, कर्नाटका एक अलग स्टेट। अब जीएसटी से पहले क्या था कि भारत के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम था वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें होता क्या था कि हर राज्य सरकार के पास अधिकार था अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके से टैक्स लगाने का। तो क्या होता था कि अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग तरीके से टैक्स लगाती थी। अब एक इन्वेस्टर बेचारा कंफ्यूज कि अगर मैं कर्नाटक में हूं तो मुझे ये हिसाब किताब से चलना है, मैं बिहार गया तो ये हिसाब किताब, यूपी गया तो ये हिसाब किताब, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते थे कि मुझे किस स्टेट में बिजनेस करना मेरे लिए क्या रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर राज्य की सरकार का जो हिसाब किताब था टैक्स का वो बिल्कुल अलग अलग था, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर के फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जाते थे और कहते थे जाकर के बाहर क्या
पता है भारत के बारे में कि भारत एक देश होने के बावजूद भी कई सारे छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है। क्यों क्यों बटा हुआ है? नहीं, क्योंकि हमारे राज्य सरकार जो है अलग अलग तभी लोगों ने अपना नियम बना रखा है। तो भारत है तो एक देश, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे जो राज्य हैं, इन राज्यों ने अपना अपना एक नियम बना रखा है। तो बनाना है तरी अलग अलग देश। तो भारत एक देश होने के बावजूद भी क्या था, कई सारे देशों में बटा हुआ है। ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जाकर के भारत के बारे में बताते थे, और भारत का एक छवि जो था वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, इस चीज को लेकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, फॉरेन मार्केट्स में खराब हो रही थी। इसको ठीक करना बहुत जरूरी था, और इसीलिए सरकार ने कहा कि एक काम करो, जीएसटी का जैसा कॉन्सेप्ट लाओ, और इस कॉन्सेप्ट को लाने से ये होगा कि वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक कर। यानी किसी भी राज्य में चले जाइए, अगर यहाँ पर कोई चीज खरीद रहे हो यूपी में, और उस पर अगर 12% टैक्स लग रहा है, बिहार में जाके खरीदिए, वहां पर भी वो 12% ही लेगा। 12 से 13 नहीं हो सकता, और 12 से 11 भी नहीं हो सकता। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सर एक पर्टिकुलर गुड्स, एक पर्टिकुलर सर्विस भारत के किसी भी कोने में आप जाके खरीदिए और बेचिए, जितना टैक्स यहाँ लगेगा उतना ही टैक्स वहां भी लगेगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये बेनिफिट हो गया कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्या है, खत्म हो गई। ठीक है, देखिए, तो ये इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर सब क्या हो गए, बढ़ गए हमारे भारत में आना, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन सरकार ने क्या किया, निकाल दिया कि अब आइए, अब आपको अलग अलग रेट नहीं देना है टैक्स का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, अब उसके बाद इस क्लास को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट पॉइंट ये है हमारा कि जीएसटी के अंदर आज भी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी तक इंक्लूड नहीं की गई, किन किन चीजों पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता हमारे देश में। तो देखिए, दो चीजों पे हमारे देश में जीएसटी नहीं लगता, दो तरह की चीजों पर। क्या? एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि पेट्रोल या पेट्रोल से बना हुआ कोई भी उत्पाद जिस पर आज भी हमारे देश में जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के अंदर ये नहीं आते। ये हर राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने हिसाब से, जैसे पहले वैट लगता था वैसे ही आप लगा सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग राज्य में अगर चले जाओगे तो अलग अलग आपको रेट मिलेगा, पेट्रोल का रेट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप यूपी में अगर 96-97 रुपये पर लीटर भरा रहे हो, बिहार चले जाओ 108 रुपये पर लीटर का रेट है। क्यों है ये अलग अलग? क्योंकि सर यहाँ पर जो टैक्स का, जो जीएसटी का जो सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है पेट्रोल के ऊपर, इसलिए अलग अलग राज्य सरकार अपने हिसाब से इस पर क्या लगाती है, वैट लगाती है, सीएसटी लगाती है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम के में एक है ह्यूमन लीकर कंजम्पशन। ह्यूमन लीकर कंजम्पशन, यानी कि आप इसको आसान भाषा में अगर कहेंगे तो वाइन कह सकते हैं। वाइन, शराब, यानी इंसान के द्वारा जो शराब यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, इस शराब पर भी जीएसटी नहीं लगा हुआ है। इसीलिए शराब का भी रेट जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट से बिकता है। सरकारें इस पर अपने हिसाब से क्या लगाती हैं, राज्य सरकारें अपने हिसाब से क्या लगाती है, इस पर टैक्स लगाती है। इसके अलावा बाकी इन दो चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो हैं ये सब कहाँ आती हैं, जीएसटी के अंदर आती हैं। बाकी ये दो चीजें जीएसटी के अंदर नहीं आती है। इसके पहले जब 2017 में जीएसटी आया था तो उस समय एक और चीज था जो जीएसटी के अंदर नहीं था, वो था पता है क्या? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी कि तंबाकू या तंबाकू से बना हुआ कोई भी उत्पाद, ये भी जीएसटी के अंदर नहीं था। लेकिन 2019 में इसे क्या किया गया, जीएसटी के अंदर ला दिया गया। और इस पर पता है कितना जीएसटी लगता है? इस पे जीएसटी लगता है 28%। फिर भी हम इसको दबा कर खाते हैं, मतलब भारत में फिर भी ये दबा करके बिकता है, क्योंकि 28% जीएसटी लगाने के बावजूद भी ये 5% पर अवेलेबल है मार्केट में। सॉरी, 5 रुपए में अवेलेबल है। 5 रुपए और 7 रुपए और 10 रुपए में, 3 रुपए में आराम से हमें तंबाकू या तंबाकू से बना हुआ कोई भी उत्पाद हमें आसानी से मिल जाता है। जबकि पता है 28% किस कैटेगरी की लगाया जाता है? सर 28% लगाया जाता है लग्जरियस आइटम्स पर। 28% जो सबसे हाईएस्ट रेट है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आप लोगों को, ये 28% किसके लिए लगाया गया? लग्जरियस आइटम पर। लग्जरियस आइटम क्या होता है सर? लग्जरियस आइटम वो होता है जैसे एसी आपने ले लिया, आपने कोई महंगी कार ले ली, आपने कोई महंगा मोबाइल फोन ले लिया, ये लग्जरियस आइटम है। अब सोचो सर, इसे भी लग्जरियस आइटम में रखा गया है 28% में। क्यों? क्योंकि खाने वालों के लिए लग्जरियस ही है। खाने वालों के लिए तो लग्जरियस ही है, एक बार खाने के बाद फिर वो अपने ही धुन में रहते हैं, तो लग्जरियस आइटम है इस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये जीएसटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया इस 15-20 मिनट के क्लास में। एंड
आगे फिर कंटिन्यू जो है उसमें और डिटेल्स में हम लोग जो है पढ़ेंगे। थैंक यू।